हिटलर का एक फेमस कोट है, एक एक्सपर्ट के हाथ में जो सबसे खतरनाक वेपन होता है वो होता है प्रोपेगेंडा। 1918 में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन जब वो हार चुका था, तो ये बहुत अपमानजनक था हिटलर के लिए और जर्मनी के लोगों के लिए। तो इन लोगों ने एक बलि का बकरा ढूंढना शुरू किया जिसका ब्लेम उन पर डाला जा सके। अब क्या हुआ कि इससे एक नई चीज क्रिएट हुई, वो थी स्टैब इन द बैक। मतलब कि पीठ पीछे किसी ने गद्दारी करी है, पीठ पीछे किसी ने छुरी घोंपी है। उसका मतलब था कि इन लोगों का टारगेट था कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और जो ज्यूस थे। पूरा ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया गया था कि जो बैटलफील्ड में जो आर्मी थी वो वहां बैटलफील्ड में वॉर नहीं हारी है, बल्कि जो जर्मनी के अंदर लोग थे इन्होंने हमसे गद्दारी करी। और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी इसने इस मिथ को और बढ़ा दिया, जहां जर्मनी को मजबूर करा गया था वर्ल्ड वॉर वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिसकी वजह से जर्मनी के जो बहुत सारी टेरिटरीज थी, जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, उनको वो हारनी पड़ी और साथ ही इनका बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए भी नुकसान हुआ था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड कीन्स कहते हैं कि ये जो ट्रीटी थी ये पॉलिटिकली अनविजडम का एक्ट था। इसने जर्मनी की पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमी थी उसको इनस्टेबल कर दिया, जो रिस्पॉन्सिबल होता है नाजीज के फॉर्मेशन के लिए। और जब ये अनसेटल्ड कंडीशन आई उसके बाद से पॉपुलैरिटी जो नेशनलिज्म की थी वो एकदम से बढ़ी, जिसकी वजह से जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उनको भी एकदम से पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। और क्योंकि जो मॉडर्न एज थी वो यहूदियों को एज अ एनिमी देखना शुरू करी थी और वो ग्रो हो रही थी यहूदियों को अपना दुश्मन और देश का गद्दार मानते हुए। नाजीज की जो आइडियोलॉजी थी उसमें कुछ ही फैक्टर्स थे, नेशनलिज्म, रेशियल सुपीरियरिटी थी, एंटी कम्युनिस्ट, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके दम पे ये नेशनलिस्ट पार्टी का जो लेबल था वो इनके ऊपर लगा हुआ था। हिटलर और नाजीज ने बहुत से प्रोपेगेंडा यूज किए थे जर्मन लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए। जैसे एनिमी की पावर के पीछे जो हैं वो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, जिसने जर्मन को हिटलर के फेवर में करना शुरू कर दिया। अब जर्मन अपने देश को लेकर एक्सट्रीम हो चुके थे और वो कब पैट्रियोटिक से नेशनलिस्ट में कन्वर्ट हो गए शायद ये बात उन्हें भी नहीं पता होगी, क्योंकि पैट्रियोटिक होना एक अच्छी चीज है लेकिन नेशनलिस्ट होना एक अलग चीज होती है और दोनों में बहुत अंतर है। पैट्रियोटिज्म को हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं एज लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए प्यार, यानी कि अपने देश के नेशनल सिंबल या नेशनल फ्लैग से प्यार करना। ओलंपिक्स में कोई जीतता है तो उससे प्यार करना, क्रिकेट में कोई टीम जीतती है तो उसमें हमें खुशी होती है। ये देश का जो प्यार है इसी को हम सिंपली पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं। तो बेसिकली जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह से प्यार करना, यही है पैट्रियोटिज्म। लेकिन उसमें एक चीज यह है कि आप अपने थॉट्स को किसी पे इंपोज नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पैट्रियोटिक हो आप, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो कब आपके ऊपर एंटी नेशनल या फिर पाकिस्तान चले जाओ का लेबल लग जाएगा। मार्क ट्वेन का एक फेमस कोट है जिसमें वो ये कहते हैं कि लॉयल्टी टू कंट्री ऑलवेज, लॉयल्टी टू गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स। एक सच्चा जो देशभक्त होता है वो ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म के पीछे नहीं भागता या वो सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागता। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी पॉलिटिशियन जब पैट्रियोटिक सिंबल्स का यूज करने लगता है कॉमन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, तो वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। और इसको जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये कहा था कि इम्पोस्टर्स ऑफ प्रिटेंडेंट पैट्रियोटिज्म, यानी कि ये वो लोग हैं जो पाखंडी देशभक्त हैं। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कुछ ऑथर्स ने इनको सेम सेंस में रखा है लेकिन कुछ ऑथर्स ने यह भी बताया है कि इन दोनों में बहुत शार्प डिफरेंस है। जॉर्ज ऑरवेल ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए दो टर्म्स का यूज किया, अग्रेसिव और डिफेंसिव। नेशनलिज्म बहुत ही अग्रेसिव टर्म है। नेशनलिज्म पावर की बात करता है, इसे फॉलो करने वाले अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत और इन्फ्लुएंस अक्वायर करना चाहते हैं, जबकि पैट्रियोटिज्म एक डिफेंसिव टर्म है और इसका मतलब है कि अपने देश और अपने देशवासियों के लिए प्यार होना। देशभक्ति का जो आइडिया है ये आप कभी भी किसी को जबरदस्ती वो नहीं बोल सकते जो आप सोचते हो, लेकिन नेशनलिज्म में ये बिलीव बनता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही उसको भी सोचना पड़ेगा और यहीं से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और दूसरा आदमी आपको एंटी नेशनल लगने लगता है। अब जब से बीजेपी पावर में आई है तो राष्ट्रवाद के बहुत चर्चे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे ले चुके हैं नेशनलिज्म को, क्योंकि इन्होंने धर्म से जोड़ दिया नेशनलिज्म को अब। और सिर्फ इंडिया में ही धर्म से नहीं जुड़ा है ये, अगर हम बात करें इस टाइम तो कोस्टारिका, टर्की, लैटिन अमेरिका, ब्राजील, यहां पे भी देखने को मिला है कि नेशनलिज्म और धर्म को मिक्स कर दिया गया है। अब जैसा मैंने बताया कि नेशनलिज्म मतलब होता है अपने देश की जो पावर है, अपना इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ाना। अब गलत जब होता है जब कोई भी पार्टी इसको इस्तेमाल करती है एज अ टूल, लोगों की फीलिंग के साथ खेलती है और इस टूल को इस्तेमाल करती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। अब बीजेपी ने नेशनलिज्म को इतना हाइप अप करके रखा है कि ये कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो लोग हैं उनको लगेगा कि जो भी चीज आई है वो देश के हित में ही होगी। तो इसमें अगर डिमोनेटाइजेशन आया तो उसमें भी कोई ना कोई हित है, अगर 370 हटाया गया है तो उसमें भी कुछ ना कोई, कुछ पता नहीं भी होगी पॉलिसी, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। सीए है क्या, तो आप कुछ समझाएंगे कि सीए फुल फॉर्म क्या है? एज ए टू सपोर्टेड ऑफ
Indian other culture and who's the religion of the Indian, who's the religious of the Indian country. So CAA as a 100% as a good act who accepted of my religious of India. फुल फॉर्म क्या सी? तो इतना हाइप अप करके रखा है नेशनलिज्म को इन लोगों ने, एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि जो भी चीज़ आ रही है वो देश के भलाई के लिए होगी। तो अब इनके ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं इन पॉलिसीज पे, तो लोगों को लगने लगता है कि सवाल देश के ऊपर उठाए जाने लगे और जो भी सवाल उठाता है उसके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है। बीजेपी ने इस हाइपर नेशनलिज्म के टूल को सिर्फ अपनी इमेज को हाई करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी पार्टीज, सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट, जितने भी लोग हैं ना जो सवाल पूछते हैं, उनको डिफेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो भी पॉलिसी आ रही है, अगर आप सवाल कर रहे हो तो वो ऐसा दिखाते हैं कि आप देश के डेवलपमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो, आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और ऐसे लोगों को डिफेम करने के लिए यूएपीए और सेडिशन जैसे लॉज तो हैं ही, तो इनसे जोड़ के लोगों को इनकी इमेज को खराब करा जाता है और ये दिखाया जाता है कि देखो ये लोग देश के अगेंस्ट में जा रहे थे। अब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी हिटलर और नाजीज की, कि कैसे अगर इनके अगेंस्ट में कोई जाता था तो वो जर्मन के अगेंस्ट में जाते हुए दिखता था, क्योंकि इन लोगों ने डर बिठाया था जर्मन के लोगों को कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं या जीव्स हैं जो वहां पे रहते हैं, वो कैसे देश के गद्दार हैं। और देखो हम कुछ चीज़ करते हैं और ये लोग अगर हमारे अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो ये लोग जर्मनी के अगेंस्ट में, ये लोग एंटी जर्मन्स हैं। तो उसकी वजह से जो जर्मन्स थे उनके में एक अलग एटीट्यूड बिल्ड हुआ था नेशनलिज्म को लेकर, और वो ये था कि अगर आप हिटलर के अगेंस्ट में जा रहे हो, नाजीज के अगेंस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब आप जर्मनी के अगेंस्ट में जा रहे हो। मतलब क्या था, आप लीडर के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लीडर को उस टाइम नेशन मान लिया गया था। और सेम चीज अभी हमारे देश में देखने को मिल रही है। अगर आपने पीएम मोदी के अगेंस्ट में कुछ बात कही तो आप राष्ट्रद्रोही हो। मतलब इन शॉर्ट, लीडर को नेशन मान लिया है, तो अब होगा क्या, इससे नेशन अपने आप डिफेम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी देश के बराबर हो कैसे सकता है। मतलब ये तो अपने आप में देश की एक बेइज्जती है। तो शायद आने वाले टाइम में लोगों को पता लगेगा कि कितना गलत था एक आदमी को देश के बराबर रखना। और तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या अंतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।